अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी शादी के सिर्फ 7 दिन तक अपने शौहर के साथ रही। फिर उसने अपने शौहर के साथ जाने की जिद की, लेकिन वहां क्या ऐसे अजीबो गरीब वाकयात हुए जिन्हें सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं सिर्फ 1 माह की थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ। खाला ने मुझे गोद में भर लिया। साल भर उन्होंने मेरी देखभाल की। जब मैंने पाँव पाँव चलना शुरू किया तो वालिद साहब मुझे अपने घर ले आए और मेरी भाभी के हवाले किया। घर में भाभी के अलावा एक भाई और बड़ी बहन थी। उन्होंने भी मेरी परवरिश में हिस्सा लिया और माँ की कमी महसूस ना होने दी। क्योंकि खाला और नानी ने मेरी जिंदगी के इब्तदाई दिनों में बाहों में लिया था, वो मेरी बहुत कमी महसूस करने लगी और मेरी वापसी का तकाजा किया। वालिद साहब ने जवाब दिया, इसकी बहन का दिल इसके साथ लग गया है, वरना वो माँ को याद करके हमा वक्त उदास रहा करती थी। नानी और खाला से इसरार किया कि वो बेशक रोजाना आकर बच्ची को देख जाया करें। वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं। हफ्ते में 2-3 बार आकर मिल जाती। मैं भाभी के अलावा खाला को भी अम्मी कहकर पुकारती थी। वो मेरे लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लेकर आया करती थीं। एक रोज मैं नानी के घर गई तो उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। कहा, ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है। मैंने सवाल किया, अगर ये मेरी माँ है तो ये अब कहाँ है? वो ठंडी आह भरकर बोली, बेटी, जब तुमने जन्म लिया ये अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी। जिन दिनों मैं 12 बरस की थी, वालिद साहब ने अपनी कज़न से दूसरी शादी कर ली। क्योंकि आपी की उन्होंने शादी कर दी थी और भाभी अपने बच्चों के कामों में इस दर्जा मसरूफ़ रहने लगी थी कि वालिद साहब का ख्याल नहीं रख सकती थी। सौतेली माँ अगरचे मुझे कुछ न कहती थी, लेकिन मैं उनके आने से कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी थी, जिसकी वजह से ज्यादातर खाला के यहाँ जाकर रहने लगी। खैर, जूं तूं करके वक्त गुजरता गया और मैं 17 बरस की हो गई। मेरी खाला का बेटा अरशद उन दिनों एकेडमी में पढ़ रहा था। वो दूसरे शहर में होता, सिर्फ छुट्टियों में घर आया करता था। जब उसका कोर्स मुकम्मल हो गया तो उसे मुलाजमत मिल गई। अब वो ऑफिसर हो गया था। उसकी पहली पोस्टिंग स्केर के मकाम पर हुई, जो एक पहाड़ी इलाका है और वादी सून से ऊपर काफी बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ आबादी कम और जंगलात ज्यादा थे और यह इलाका हमारे आबाई शहर से, जहाँ हम अकामत पजीर थे, 2 दिन के सफर की दूरी पर था। तभी अरशद जल्द जल्द घर नहीं आ सकता था। जब वो आता, खाला से कहता, अम्मी जान, मैं 5 बरस से घर के खाने को तरस गया हूँ और अब तो मेरा निज़ाम हाजमा भी जवाब देने लगा है। इस बात को सुनकर खाला मुतफक्किर हो जाती, क्योंकि अरशद की सेहत पर बुरा असर हो रहा था, जबकि उसकी ड्यूटी भी सख्त थी और जहां वो ड्यूटी सरंजाम देता था वहां चारों तरफ जंगलात ही जंगलात थे। खाला ने वालिद से बात की, ज़हरा अब बड़ी हो गई है और मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। क्यों ना आप इसका रिश्ता मेरे बेटे अरशद के लिए दे दें? इस तरह आप इसकी फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे और मेरी बच्ची भी मेरे पास आ जाएगी। वालिद साहब ने हाँ कर दी और मेरी शादी की तारीख रख दी गई। 2 माह बाद शादी थी और ये 2 माह पलक झपकते गुजर गए। अरशद की मुलाजमत इस नौयत की थी कि वो ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते थे। चंद छुट्टियां मिली थीं, वो वापस चले गए और मैं नई नवेली दुल्हन सिर्फ 1 हफ्ता उनके साथ रह सकी। अब हमारा राब्ता फोन तक महदूद था। वो कभी मिलता और कभी सिग्नल्स का मसला होता तो राब्ता नहीं कर सकते थे। दुल्हा दुल्हन के दिलों में मोहब्बत जागुजी हो जाए तो किसका जी चाहता है कि साथ ना रहें। उनकी जुदाई अब मुझे शाक गुजरने लगी। उधर वो भी तन्हाई से तंग थे, घर के खाने को तरस रहे थे। जब फोन आता मैं पूछती, आप मुझे कब अपने पास बुला रहे हैं? वो जवाब देते कि फिलहाल मुमकिन नहीं, कोशिश में हूं, जो ही घर मिला बुला लूंगा। एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि रहाइश का मसला क्यों है? ये ऐसी जगह है जहां घर दूर दूर और जंगलात के दरमियान बने हुए हैं। तुम अकेले रहने की वजह से डरोगी, जबकि मेरी ड्यूटी कभी दिन और कभी रात को होती है। मैंने खाला से इसरार किया कि वो मेरे साथ चलें, लेकिन वो मजबूर थीं।
क्योंकि खालू की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बीमारी की हालत में उन्हें छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकती थी। शादी हुए 1 साल हो गया। इस दौरान अरशद सिर्फ ईद की छुट्टियों पर चंद दिन के लिए आ पाए थे। अब मैं बहुत गमजदा और उदास रहने लगी। उनसे इसरार करती, मैं जंगल में रह लूंगी, नहीं डरूंगी, आप मुझे अपने साथ रखें। अरशद ने बार बार तसल्ली दी कि वो जल्द मुझे बुलवा लेंगे, सिर्फ मुनासिब रहायश मिलने की देर है। जो घर आबादी कॉलोनी के अंदर बने हुए थे, अफसरान की फैमिलियां करीब रहती थीं, वहां फिलहाल कोई घर खाली नहीं था। जब भी किसी अफसर का तबादला होगा और कोई मुनासिब घर खाली होगा, मुझे कॉलोनी में घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। अब मजीद आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने इसरार किया, जैसा भी घर मिलता है ले ले और मुझे साथ रखें। जब मेरा इसरार हद से बढ़ा तो उन्होंने एक घर अलाट करा लिया। बादल न खास्ता बल्कि बहालत मजबूरी उन्होंने इस रहाइश गाह को लेना कबूल कर लिया और मुझे साथ ले गए। रहाइश गाह क्या थी? एक बहुत बड़ा लेकिन तकरीबन 1 सदी पुराना बंगला था जो उस इलाके की एक वीरान और ऊंची चोटी पर बना हुआ था। जब मैंने घर देखा तो दिल धक से रह गया। वाकई उन्होंने सही कहा था, यह ऐसा घर न था जिसमें रहा जाता। ये घर अरसा दराज से खाली पड़ा था और इर्द गिर्द घने जंगलात के सिवा कुछ न था। अरशद ने बंगले की सफाई करवा दी थी, महकमे से मिलने वाला फर्नीचर और जरूरत का सामान भी उसमें डलवा दिया था। राशन भी भर दिया था ताकि मुझे आने के फौरन बाद किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ताहम पहला दिन ही मुझ पर भारी गुजरा। सुबह 7 बजे उन्हें महकमे की गाड़ी लेने आ गई। उन्होंने जाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना, मैं जाते ही तुम्हारे पास मुलाजिम और उसकी बीवी को भिजवा देता हूँ। जो काम हो उनसे कह देना। फोन पर कभी राब्ता हो जाएगा और कभी नहीं। यहाँ सिग्नल्स का बड़ा मसला है। वो चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आ गए। कहने लगे, साहब का खिदमतगार हूँ और मुझे सरकार की तरफ से उनकी खिदमत पर तैनात किया गया है। बेगम साहबा, जो भी काम हो मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, साहब कह गए थे तुम्हारी बीवी भी आएगी, वो क्यों नहीं आई? कहने लगा, बीवी यहाँ आने पर राजी नहीं है, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं किसी और मुलाजमा का जल्द बंदोबस्त कर दूंगा। बारिश बाबा को देखकर सोचा शायद इसकी बीवी उम्र रसीदा होगी और नशेबी आबादी से बुलंदी पर बनी हुई रहायशगाह तक चढ़ाई से कासिर होगी। तभी मैंने कहा, बाबा बंगले से नीचे ढलान तक सीढ़ियां बनी हुई हैं, गालबन तुम्हारी घर वाली सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। बीबी, ये बात नहीं, दरअसल ये बंगला मुद्दतों से गैर आबाद है और इसके साथ ऐसा वाकया वाबस्ता है कि कोई इसमें रहाइश पजीर होना पसंद नहीं करता। बाबा बताओ तो वो क्या वाकया है? बेगम साहबा, रहने दीजिए, ये कोई ऐसा खुशगवार वाकया नहीं है कि आपको सुनाया जाए। बाबा ने टालने की बहुत कोशिश की मगर मैसर हो गई तो उन्हें बताना ही पड़ा। बेगम साहबा, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का वाकया है। उन दिनों अंग्रेज सरकार का राज था। ये बंगला खुद एक अंग्रेज ऑफिसर ने बनवाया था। वो इसमें कुछ अरसा रह सका। एक दिन अचानक जब वो नीचे आबादी में गया हुआ था, वापस आया तो देखा कि उसकी बीवी कत्ल हो चुकी है और उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी है। ये बहुत हैरान कुन वाकया था, क्योंकि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर उसकी मेम को कौन मौत के घाट उतार गया। तफ्तीश हुई, खानजामा को पकड़ा गया। वो एक नेक और शरीफ आदमी था, ऐसा काम वो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सिवा और कोई यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरता था। माली और मुलाजमा सभी थोड़ी देर को अपना काम सरंजाम देकर चले जाते थे। बेचारे खानसामा को सख्त तफ्तीशी हालात से गुजरना पड़ा, मगर यह साबित ना हो सका कि कत्ल उसी ने किया है। आप तो जानती हैं कि अंग्रेज मुहिम जो किस्म के लोग होते हैं और वो ऐसी अजीबो गरीब और वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं। साहब ही नहीं, उनकी बेगम भी बड़े दिल गुर्दे वाली खातून थी। वो अकेली दूर तक जंगल में सैर को निकल जाया करती थी। हालांकि जंगल में रीछ, भेड़िए, बंदर, गीदड़, इसी किस्म के जंगली जानवरों से उसकी मटभेड़ हो जाती, मगर वो दलेर औरत उनसे बिल्कुल भी खौफ ना खाती थी। रिवॉल्वर हमेशा साथ रखती और बहुत अच्छी निशानाबाज थी। वो 22-23 बरस की एक तालीम याफ्ता और खूबसूरत औरत थी, जिसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं। सच कहूं तो मैंने जिंदगी में अब तक ऐसी खूबसूरत मेम नहीं देखी। उसका नाम मैरी था और उसका अखलाक बहुत अच्छा था। हमदर्द और हंसमुख थी। मैं बंगले की सफाई पर मामूर था। वो हमेशा मुझे इनाम से नवाजती, कहती कि तुम अपना काम बड़ी दयानतदारी से करते हो, इसलिए इनाम के मुस्तहिक हो।
बंगले में कुछ अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होने लगे, जिसका उस बहादुर अंग्रेज मेम ने कोई नोटिस ना लिया, और एक दिन ये अलमनाक वाकया रूनुमा हो गया। उस दिन से आज तक कोई इस रहाइश गाह पर ज्यादा दिन नहीं रह सका। जिसने भी रहना चाहा, किसी न किसी वजह से जल्द ही यहां से चला गया। ये मुद्दतों से वीरान पड़ा था कि आप पहले लोग हैं जिन्होंने इसमें रहना कबूल कर लिया है। बाबा ने ठीक कहा था कि मुझे इस बंगले की हिस्ट्री नहीं सुनना चाहिए थी। इसरार करके सुन ली तो बदन में सनसनी दौड़ गई। सोचा कि अब क्या करूं। जब अरशद रात को ड्यूटी पर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें कभी रात के 12 बजे, कभी 2-2:30 बजे भी महकमे की गाड़ी लेने आ जाती थी। आप किसी फैमिली का बंदोबस्त कर दें, यहाँ बंगले के अकब में सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ है। वो बोला, बेगम साहिबा, ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई यहाँ रहने पर राजी नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ कि अपनी बीवी और बेटी को साथ ले आया करूँ। वो दिन में आपके पास रहेंगी, शाम को वापस घर चली जाएंगी। चलो बाबा, ये भी गनीमत है। दिन में मुझसे कोई बात करने वाला होगा। कुछ दिनों की बात है, फिर मेरी खाला आ जाएंगी तो परेशानी जाती रहेगी। बेगम साहिबा, जितनी जल्द हो सके आप साहिब से कहकर घर तब्दील करा लें, और नीचे दफ्तरों के करीब जो ऑफिसर्स कॉलोनी है उसमें कोई घर ले लें। हाँ बाबा जी, हमने ऐसा ही सोचा है। यहाँ हमारा आर्जी क़याम है, क्योंकि अफसरान के लिए जो घर बने हुए हैं वो कम हैं, और भी लोग इसी इंतज़ार में हैं। अल्लाह करे कि पहले में कोई घर मिल जाए तो हम फौरन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इस जगह को छोड़ देंगे। अगले रोज़ बाबा अपनी फैमिली यानी बीवी और बेटी को ले आया, जो दिन भर मेरे साथ रहीं। उनके आने से जी तो बहल गया, मगर परेशानी भी हुई, क्योंकि बाबा जी ने निहायत मुख्तसर बात बताई थी, मगर उन औरतों ने बड़ी तफसील के साथ इस बंगले की पुर इसरारियत खोल कर रख दी कि मेरा दिल दिन में भी खौफ खाने लगा। बाबा जी की बीवी और बेटी ने किचन का तमाम काम संभाल लिया। वो खाना वगैरह बनाती और शाम को घर लौट जाती। अरशद चूंकि ठीक 3 बजे ड्यूटी से वापस आ जाते, तब मुझे उन खवातीन की ज़रूरत ना रहती। अलबत्ता जिस रोज़ वो रात को ड्यूटी पर बुला लिए जाते, वो रात काटनी क़यामत से कम ना होती थी। तमाम शब डरते और जागते गुजरती। इस पर घर के अतराफ भेड़ियों के गुर्राने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें दिल हिलाकर रख देती। तब मैं तकिए कानों पर रखकर सोने की कोशिश करती। अरशद से शिकवा करती कि आप रात को ड्यूटी पर जाते हैं तो मुझ पर सकूते मर्ग तारी हो जाता है। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों से कलेजा बाहर आने लगता है। वो जवाब देते, इसी वजह से तो कहता था कि तुम ज़रा सब्र कर लो, जब मुनासिब रहाइश मिलेगी मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। लेकिन तुम ही ने इसरार करके मुझे मजबूर किया, तब बंगला कबूल करना पड़ा। अब हिम्मत से काम लो। कुछ दिनों में मेरे एक कोलीग का तबादला होने वाला है, उसका घर खाली होगा तो वो कहकर मैं ले लूँगा। अभी तक तो सिर्फ ख्याली ख्वाफ था और कोई ऐसी चीज़ ना देखी थी कि दहशत खा जाती। लेकिन एक दिन ये देखकर हैरान रह गई कि सुबह 6 बजे उनके सरहाने चाय की प्याली रखी हुई है, जबकि बाबा जी और उनकी फैमिली जो सुबह 7 बजे आते थे वो अभी नहीं आए थे। तो फिर इतनी सुबह किसने ये चाय लाकर रख दी थी? मैंने प्याली को हाथ लगाया, वो गर्म थी, जैसे अभी अभी कोई उसे रख कर गया हो। गुमान हुआ शायद आज बाबा जी जल्दी आ गए हैं। उठकर बावर्ची खाने में गई, वो हस्बे मामूल बंद था। उसके दरवाजे की एक चाबी बाबा जी के पास थी, जो हमारे उठने से कबल आकर उसे खोलते थे। मुकफ्फल दरवाजे को देखकर होश उड़ गए। सर्वेंट क्वार्टर में कोई रहता ही नहीं था। फिर ये सुबह की चाय का एहतमाम कौन कर गया था? घर में कोई न था और तमाम दरवाजे बंद थे। बैरूनी दरवाजे की भी एक चाबी बाबा के पास थी, दूसरी मेरे पास थी। दरवाजा मैंने खोला था और न बाबा जी आए थे। उफ मेरे अल्लाह, सर चकराने लगा और मैं टीवी लाउंज तक आते आते सोफे पर बैठते ही बेसुध होकर ढह गई। जब होश आया, देखा कि बाबा जी आ चुके हैं। उन्होंने चाय बनाकर मेरे सामने ट्रे लाकर रख दी और पूछा, बेगम साहिबा आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बाबा जी। अरशद उठ गए हैं? जी, वो तो तैयार होकर 7:30 बजे जा भी चुके। उन्हें ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई थी। आप गहरी नींद में थीं, उन्होंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारी घरवाली नहीं आई? आज उसे बुखार है, नहीं आ सकती। मैं ही किचन का काम करूंगा। तब याद आया कि चाय की प्याली के बारे पूछूं। मैंने कहा, बाबा जी सुबह 6 बजे चाय बनाकर साहब के सरहाने आपने रखी थी? नहीं बेगम साहिबा, मैं तो 6:45 बजे आया हूं। दूसरा मुलाजिम मेरे साथ ही सरकारी गाड़ी पर आया था।
उसने साहब की वर्दी इस्त्री की, जूते वगैरह पॉलिश किए। मैं तभी किचन में चला गया था। वो तो मुकफ्फल था। मैंने चाबी से खोला। आप किस चाय की प्याली की बात कर रही हैं? वही जो सुबह सवेरे साहब के सरहाने रखी थी। जाओ देखो। जी वहां तो कोई प्याली नहीं है। कहीं आपने ख्वाब तो नहीं देखा? बाबा जी की बात सुनकर मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मगर मेरे बदन में खौफ की एक लहर सनसनी की सूरत में दौड़ गई थी। इसके बाद ऐसे वाकयात मामूल हो गए जैसे कोई मेरे शौहर की खातिरदारी में लगा हो। कभी उनके मैले कपड़े सुबह सवेरे धुले हुए और इस्त्रीशुदा हैंगर पर मिलते, और कभी ताज़ा केक का डब्बा कोई उनकी गाड़ी में रख जाता। अरशद भी कुछ खौफजदा थे, मगर मुझ पर अपने खौफ को जाहिर नहीं करते थे। मुबादा मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊं, बल्कि ढारस देने लगते कि फलां नौकर रख गया है, खानसामा की मेहरबानी है वगैरह। ताहम वो शशदर थे कि ऐसे अजीबो गरीब वाकयात क्यों कर रूनुमा हो रहे हैं। एक रोज मैंने उनकी मेज की दराज खोली तो उसमें एक हसीन औरत की तस्वीर रखी हुई मिली। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये किसकी तस्वीर उन्होंने मुझसे छुपाकर यहाँ रखी है। यकीनन उनकी कोई दोस्त लड़की होगी। जो ही ये ख्याल आया, तस्वीर के गुस्से में 2 टुकड़े करके दोबारा मेज की दराज में रख दिए कि पूछेंगे तो मजा चखेंगे। शाम को वो आए, मैंने दराज खोली। वहां वो तस्वीर बिल्कुल सही सालिम थी जिसे मैंने फाड़ कर रखा था। हैरत से आंखें फटी रह गई, हाथ कपकपाने लगे। दौड़कर टीवी लाउंज में गई कि बताऊं ये क्या मामला है। बताया तो वो मेरे साथ आ गए। जब दराज खोली वहां कुछ भी नहीं था, तस्वीर गायब थी। अब खौफ से मेरा रंग जर्द पड़ गया। मुझे खौफजदा देखकर कहा, भाई जरा देर पहले गफूर इधर आया था फाइल लेने, उससे पूछूंगा शायद वो ले गया है। ये बहलावा था जैसे बच्चों को बहलाया जाता है। मैंने फिर भी बहल जाना मुनासिब समझा, वरना दम निकल जाता। अगले दिन वो दफ्तर में थे। मैं नहाकर धूप लेने लॉन में गई। क्या देखती हूं, घास पर बनी संगे मरमर के बेंच पर एक औरत बाल खोले कंघा कर रही है। हैरत की बात यह थी कि उस औरत की सूरत बिल्कुल उस तस्वीर से मिलती थी जो मैंने दराज में देखी थी। जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो गायब हो गई। तभी मेरे मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी की बीवी किचन से दौड़ी आई। बेगम साहबा क्या हुआ, खैरियत तो है? मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, बस घग्गी बंद गई। मेरी हालत गैर देखकर वह मुझे बेडरूम तक लाई और बिस्तर पर लगा दिया। देर तक मेरा सर और बाल सहलाती रही। इसी बंगले में एक कमरा हमेशा बंद रहता था और मुझे कोई नहीं बताता था कि ये क्यों बंद है। बिल आखिर बाबा जी की बेटी ने बता दिया कि इसी कमरे में मैरी का कत्ल हुआ था। ये उसका बेडरूम है। कत्ल के बाद उसे बंद ही रखा गया है। बावजूद खौफजदा होने के मैंने एक दिन मारे तजस्सुस के बाहर की खिड़की के शीशे की मट्टी उंगलियों से हटाकर कमरे में झांकने की कोशिश की। सामने पुराना बेड पड़ा हुआ था। मुझे यूं लगा इस पर कोई औरत लेटी हुई है और उसने सफेद रंग का स्लीपिंग गाउन पहना हुआ है। जल्दी से मैं वहां से हट गई और जब अरशद ड्यूटी से लौटकर आए, मैंने अपना फैसला सुना दिया कि यहां अब एक पल नहीं रह सकती। मुझे आज ही वापस खाला जी के पास भिजवा दीजिए। ऐसी खौफ व दहशत भरी जगह से तो आपकी जुदाई भली है। उन्होंने अगले दिन ही मुझे वापस घर भिजवा दिया और वो बंगला छोड़कर अपने ऑफिस में चले गए। इसके बाद के हालात जो मेरे शौहर के साथ पेश आते रहे उन्होंने मुझे नहीं बताए, अपनी वालदा को बताए, जिनसे थोड़ा बहुत मुझे भी अंदाजा हो जाता था। बहरहाल 3 साल बाद जब उनका तबादला मुल्तान हो गया तो अल्लाह ताला के करम से मेरी गोद हरी हो गई, मगर ये फूल खिलने से कबल मुरझा गया और मैं दोबारा इस खुशी के लिए तरसती रह गई। यहाँ तक कि शादी को 12 साल बीत गए, मुझे औलाद की खुशी ना मिली। तब खाला ने अरशद की दूसरी शादी करने की ठान ली। मैंने खाला से कहा, आपने मुझे पाला है, अब आप खुद मुझ पर सौतन ला रही हैं। वो ना मानी। आखिरकार उन्होंने अरशद के लिए दुल्हन ढूंढ ली और मैं तड़पती रह गई। जब पहली बार उसकी दुल्हन देखी, आंखों पर यकीन ना आया। उसकी सूरत उस तस्वीर से कितनी मिलती थी जिसे मैंने दराज में रखा देखकर फाड़ दिया। आज तक हैरान हूं कि ये मेरा वहम था या इत्तफाक। ये मुअम्मा शायद तमाम उम्र हल ना हो। लेकिन दोस्तों, आप बताएं कि ये कोई जिन या ऐसी कोई और मखलूक हो सकती है? क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया देखा है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।